कैसे हैं जी आप सब। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर दिनेश शर्मा और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 3 में फेजर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। तो हम यहाँ पे 3 तरह के एसी सर्किट्स पढ़ेंगे। दो सर्किट्स विच आर कंटेनिंग रेजिस्टर्स, दो सर्किट्स विच आर कंटेनिंग इंडक्टर्स एंड दो सर्किट्स विच आर कंटेनिंग कैपेसिटर्स। लेकिन उससे पहले इन सभी सर्किट्स को समझने के लिए हमें फेजर्स को जानना बहुत जरूरी है। फेजर्स क्या होते हैं, फेजर का मतलब क्या होता है एंड हाउ द फेजर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एसी पैरामीटर्स लाइक एसी करंट एंड एसी वोल्टेज। देखिए, फेजर का मतलब होता है रोटेटिंग वेक्टर, राइट। फेजर मीन रोटेटिंग वेक्टर। और फेजर को समझने के लिए आप एक अपने दिमाग में घड़ी लेकर आइए। घड़ी जो होती है मेरी वॉल क्लॉक। आप फोकस करिए उसके मिनट हैंड के ऊपर और आप फोकस करिए उसके आवर हैंड के ऊपर। आवर हैंड थोड़ा सा छोटा है और मिनट हैंड का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यही दो फेजर्स हैं। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं इन हैंड्स ऑफ क्लॉक को, सो दे विल बी रोटेटिंग। तो क्या बन जाएंगे? यही फेजर बन जाएंगे। तो फेजर क्या हुआ? फेजर इज सिंपली अ रोटेटिंग वेक्टर व्हिच कैन रोटेट अबाउट सम पॉइंट विद सम एंगुलर वेलोसिटी। एंड व्हाट डज इट डू? इसका मतलब क्या होता है? दिस रिप्रेजेंट, फेजर इज अ वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी वाली स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज लाइक एसी, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज। यानी एसी करंट और एसी वोल्टेज जो कि अपने आप में स्केलर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन रोटेटिंग वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं उन्हीं को फेजर्स कहेंगे। और ये दोनों क्वांटिटीज कैसी होती हैं? दीज आर साइनोसॉइडल। दैट मीन्स इनका टाइम के साथ वेरिएशन साइन या कॉस कर्व की तरह होता है। तो इन रोटेटिंग वेक्टर्स को हम फेजर्स कहेंगे। बड़े वाले वेक्टर को यदि वोल्टेज कहा जाए और छोटे वाले वेक्टर को करंट कहा जाए। क्यों? आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो ऑब्वियसली वोल्टेज बड़ा होगा एंड करंट को जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है वोल्टेज, तो करंट इज लेस। व्हाट इज करंट? करंट इज V बाई R। तो मैं V की जगह E लिख रहा हूं, तो दिस इज E बाई R इज करंट। तो करंट का जो फेजर बनेगा, करंट का जो रोटेटिंग वेक्टर होगा वो छोटा होगा। एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड E naught. This is the amplitude of the voltage and this is the amplitude of current, right? तो इसका मतलब हुआ कि यदि मेरे पास कोई AC वोल्टेज का ऐसे वेरिएशन है, this is time and this is say our voltage, what we can say, ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये वैल्यू E naught है, ये वैल्यू भी E naught है। तो ये वेक्टर का लेंथ E naught को शो कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ये भी पता लगे कि इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना होगा इस वोल्टेज का। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, राइट। सो दीज आर एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, x डैश, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y डैश। तो यदि हम इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं y एक्सिस के ऊपर, इसका जो छाया बन रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन हुआ, ये हुआ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैं बात करूं पहले करंट के फेजर की। मान लीजिए करंट जब यहां पे था, मान लीजिए इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो जब ये यहां पे था इस जगह पे, तो इसका यहां पे प्रोजेक्शन बना होगा। जब ये इधर आया तो प्रोजेक्शन जहां दिखा रहे वहां बना होगा। जब यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन ऊपर आएगा, यहां आएगा ऊपर आएगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब हुआ, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स इसका जो टिप है वहां से हम y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो O से लेकर यहां तक जो ये लेंथ बन रहा है, दिस इज शोइंग यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। क्या लगता है आपको? जब I नॉट बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तब तो बना ही नहीं प्रोजेक्शन। उस केस में क्या इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होगा? यस, इट शुड बी 0। और यदि हम वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करते हैं, जो वोल्टेज के ग्राफ से कंपेयर करें, तो मान लीजिए वोल्टेज का फेजर राइट नाउ यहां पर है, तो इसके टिप से ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर। सो दिस लाइन गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। O से लेकर B तक, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज। तो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स एट एनी इंस्टेंट व्हाट इज द वैल्यू दैट इज शोन बाय द प्रोजेक्शन and what is actual length of this vector, rotating vector, this is its peak value, this is its amplitude.
इज इट क्लियर? तो रोटेटिंग वेक्टर को ही फेजर कह रहे हैं। डेफिनेशन क्या हुई? फेजर्स आर द रोटेटिंग वेक्टर विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्केलर क्वांटिटीज लाइक एसी करंट एंड एसी वोल्टेज विच आर हैविंग साइनोसॉइडल वेरिएशन। तो जब दो क्वांटिटीज को आप इकट्ठा एक ही ग्राफ पे शो करेंगे तो ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन आप फेजर से इसको बहुत ढंग से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। एक बात तो यहां से बहुत क्लियर है कि वोल्टेज का फेजर इज शोन बाय द लॉन्गर एरो एंड द करंट फेजर इज शोन बाय द शॉर्टर एरो। अब जानते हैं ओम्स लॉ से E इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज के फेजर का लेंथ ज्यादा होना चाहिए और करंट के फेजर का लेंथ कम होना चाहिए। दिस इज आई नॉट एंड दिस इज ई नॉट। नाउ as we know, equation for the AC voltage is E is equal to E naught sine of omega t। यहां पर E naught is the length of this phasor। AC वोल्टेज का ये एम्पलीट्यूड है एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज वेरिंग। हम यहां कैसे दिखा रहे हैं? हम यदि फेजर्स को दिखाते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ लिंक करके, दिस इज एक्स एक्सिस एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश, से दिस इज द वोल्टेज फेजर, राइट? दिस इज E नॉट। तो हम इस एंगल को लेंगे ओमेगा टी। क्लियर? दिस इज द एंगल, दिस द फेज ओमेगा टी। जब ये टी चेंज होगा तो ये फेजर भी घूम जाएगा। तो ओमेगा टी हमेशा वोल्टेज के फेजर के साथ आएगा। अब किसी भी केस में वोल्टेज और करंट फेज में भी हो सकते हैं और आउट ऑफ फेज भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये है करंट राइट नाउ, दिस इज करंट एम्पलीट्यूड, दिस इज आई नॉट। ये लेंथ है करंट के फेजर की विच कैन रोटेट, whose tip can rotate like this। ये सर्कल बनाएगी इसकी टिप, और वोल्टेज के फेजर की टिप एक बड़ा सर्कल बनाएगी। आप जानते हैं इस बात को। तो यहां देखिए फिर से ये वाला एंगल वोल्टेज से करंट के बीच का एंगल फाई है। सो फाई इज द फेज बिटवीन द एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। और जो फेजर को रोटेट करने का एंगुलर वेलोसिटी है, so angular velocity of the phasor will be same as that of angular frequency of the AC voltage or AC current। This will be equal to angular frequency of AC voltage or AC current। तो फेजर का एंगुलर वेलोसिटी और एसी वोल्टेज का और एसी करंट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सेम होने चाहिए। और फेजर की टिप का प्रोजेक्शन किस तरह से हमें साइनोसॉइडल वेरिएशन दे रहा है? मान लेते हैं ये है हमारा फेजर का इनिशियल पोजीशन। अभी इसकी टिप को जोड़ेंगे आप ओ पॉइंट के साथ। व्हाट इज लेंथ? टिप को जोड़ा आपने ओ पॉइंट के साथ, तो लेंथ कितना रहा वाई एक्सिस पे इस प्रोजेक्शन का? 0। जब ये फेजर थोड़ा यहां पहुंचेगा तो देखिए तो लेंथ बढ़ रहा है, और आगे ले जाएंगे लेंथ और बढ़ रहा है, और आगे ले जाएंगे लेंथ और बढ़ रहा है। दैट मीन जब फेजर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा, 0 से 90 पे आएगा, तो ये लेंथ बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर भी क्या देखेंगे? एसी वोल्टेज का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू बढ़ता जा रहा है। और जब ये फेजर 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जाएगा तो प्रोजेक्शन का लेंथ घटता जाएगा। जब यहां होगा तो फिर से कम हुआ, यहां पर हुआ तो और कम हुआ, यहां पर है तो और कम हो। दैट मीन प्रोजेक्शन का लेंथ 90 से लेकर 180 तक फिर घट रहा है। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज डिक्रीजिंग। और ये वाला जो एंगल है दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई। और जब ये आगे चलेंगे तो फिर से क्या हो रहा है? फिर से ये बढ़ना शुरू हो रहा है। ओनली सी द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन विच इज इंक्रीजिंग नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले ये ऊपर बढ़ी थी, अब ये नीचे की तरफ को बढ़ रही है। दैट मीन ये फिर से बढ़ना शुरू होगी और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये एंगल 270 से 360 होगा, ये फिर से घटकर 0 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द प्रोजेक्शन इज एनालॉगस टू दिस एसी वेरिएशन। और फेजर्स यहाँ पे एसी वोल्टेज को कैसे दिखा रहे हैं? ओमेगा टी इज द एंगल विच इज शोन हियर। तो मुझे यदि करंट की इक्वेशन यहाँ पे लिखनी होगी तो व्हाट इज करंट? व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट दिस टाइम? सो दिस विल बी इक्वल टू सेम इक्वेशन आई नॉट साइन, लेकिन एंगल कितना हुआ? एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीड और लैग? हम यहाँ पे ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करेंगे कि दिस इज लीडिंग, दिस इज लैगिंग। कभी करंट लीड कर रहा है, कभी वोल्टेज लीड कर रहा है, ये दोनों सेम फेज में है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं करंट और वोल्टेज में से। या तो कोई भी एक लीड करेगा तो दूसरा लैग करेगा, या कोई भी लीड लैग नहीं करेगा, दोनों बराबर चलेंगे।
दोनों बराबर चलेंगे, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये है हमारा एसी वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही है। इसका जीरो सेम टाइम पे, मैक्सिमम भी सेम टाइम पे और अगला जीरो भी सेम टाइम पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम सेम टाइम पे। दिस इज एग्जैक्टली इन द सेम फेज। तो ये दोनों ग्राफ सेम फेज में हैं। तो जिस ग्राफ का ज्यादा एम्पलीट्यूड है वो वोल्टेज है यहाँ पर, जिसका कम एम्पलीट्यूड है वो करंट है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट का ग्राफ इन फेज है। वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दैट मीन्स they are attaining their zero or their maximum at the same time। लेकिन हर बार ऐसा हो, ऐसी गारंटी कोई नहीं है। यदि वोल्टेज अपना मैक्सिमम पहले अटेन करती है तो वोल्टेज लीड कर रही है, और करंट अपना मैक्सिमम यदि पहले अटेन करता है तो करंट लीड कर रहा है। तो जो लीड करेगा उसका फेज एंगल ज्यादा होगा एक्स एक्सिस के साथ। This will be more. After this discussion on phasors, अब हम चलते हैं different types of AC circuits में, और पहली तरह का सर्किट ले रहे हैं that AC circuit which contains resistance only, purely resistive circuit। मान लीजिए हमारे पास कोई AC वोल्टेज का सोर्स है and that source is connected to some resistance whose value is R। तो इस तरह के सर्किट को हम कहेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि एसी सर्किट है जिसमें ओनली रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं यहां पर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज द अप्लाइड ईएमएफ। सो लेट अप्लाइड ईएमएफ इन आवर केस इज, अप्लाइड ईएमएफ इज E is equal to E naught sine of omega t, and when current will start growing in the circuit due to this applied EMF, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। सो लेट I इज द करंट, और जब ये करंट I सर्किट में फ्लो करेगा, सो IR इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर R। इज इट क्लियर? तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है हम जानते हैं। दिस इज किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी टाइम पे यहां पर, वहां पे बैटरी की बात की थी, यहां ये सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। दैट मीन्स किरचॉफ सेकंड लॉ सेज एट एनी इंस्टेंट व्हाट शुड हैपन, दिस इंस्टेंटेनियस EMF that must be equal to potential drop across R। तो इंस्टेंटेनियस EMF कितना हुआ, जो अप्लाई किया वही तो है ना, तो इसमें कोई गेन हुआ ना कोई लॉस हुआ। दैट मीन वी शुड राइट दिस इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू IR। इज इट? सो वी कैन राइट व्हाट इज I here। I is equal to E नॉट divided by R, and this is sine of omega t, this is I। So I is equal to I naught sine of omega t, where I naught is equal to E naught by R। This is called peak current, and this is the equation for current। हमने शुरू कैसे करना है, हम हमेशा ऐसे सर्किट्स में शुरुआत करेंगे वोल्टेज की इक्वेशन से, एंड फाइनली हम उसको कंपेयर करेंगे करंट की इक्वेशन से और देखेंगे कि ये इन फेज हैं या नहीं, और यहाँ पे फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। तो इस केस में हमने क्या देखा कि वोल्टेज की इक्वेशन इज E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन इज I नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों इन फेज हैं। फेज कब चेंज होता है, यदि कहीं पर ओमेगा टी प्लस या माइनस समथिंग होता तो। इट मीन्स इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोथ E and I are in phase. They are in phase. That means they will attain their maximum and zero at the same time। तो मान लेते हैं ये है हमारी इक्वेशन यदि वोल्टेज की। तो करंट का ग्राफ कैसा होगा, हमें पता है कि E नॉट शुड बी मोर देन I नॉट। करंट एम्पलीट्यूड वोल्टेज एम्पलीट्यूड से कम होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज द ग्राफ फॉर करंट। तो यहां से ये वेरिएशन हमें ये दिखा रहा है कि बोथ आर इन फेज। तो ये तो हो गया एक्चुअल ग्राफ। यहां हम बता दें आपकी ये E है और ये I है, एंड यू कैन शो दैट दिस इज I नॉट, एंड यू कैन शो, चलो यहां दिखा दीजिए, ये सारा इज E नॉट, दिस इज T। सो हियर वोल्टेज एंड करंट बोथ आर शोन ऑन द सेम एक्सिस। सो दिस इज एक्चुअल ग्राफ, और इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। सो यू कैन राइट हियर व्हाट इज इट्स फेजर डायग्राम।
तो फेजर डायग्राम में हमें शुरुआत करनी पड़ेगी वोल्टेज के फेजर से। तो मान लेते हैं दिस इज द वोल्टेज फेजर जिसका लेंथ है ई नॉट, वोल्टेज एम्पलीट्यूड, और ये एंगल है मान लेते हैं ओमेगा टी। इसका इक्वेशन था ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हुआ इसका एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द एंगल। अब करंट भी सेम फेज में है, इसलिए करंट भी वोल्टेज के साथ उसी फेज में होना चाहिए, उसका एंगल भी ओमेगा टी ही होना चाहिए। तो करंट का लेकिन फर्क क्या होगा, लेंथ थोड़ा सा कम होगा। सो करंट इज ऑल्सो शोन अलोंग द सेम लाइन मेकिंग एंगल ओमेगा टी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज आई नॉट। So what we can see here कि voltage phasor and current phasor both are along the same line। तो हमें कोई पूछे कि what is the phase difference? What is the phase difference between the voltage and current in purely resistive circuit? So what is phase difference? There is no phase difference. There is zero phase difference. Both attain their zero and maximum at the same time. Is it clear? So phase difference between the AC voltage and AC current in purely resistive circuit is zero. And for the more clarity on the phasor diagram, you must show its projection. So this is the value of instantaneous current and here is the value of instantaneous voltage. So at this instant, when the phasors are at this angle, then this is the value of instantaneous current and this is the value of instantaneous voltage. So this is all regarding the purely resistive circuit. And now the second type of AC circuit, that AC circuit which contains inductor only, purely inductive circuit. That means I'm having again one source of AC voltage and this AC source is connected to one inductor. इंडक्टर कैसा सर्किट होता है, दिस इज नॉन रेजिस्टिव सर्किट। हम मान लेते हैं कि इस नॉन रेजिस्टिव सर्किट में देयर इज नो रेजिस्टेंस, ये हमने एक आइडियल केस मान लिया। और अब इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है हमें वहां पे बात करनी पड़ेगी। तो सो हाउ वी विल स्टार्ट, लेट अस कंसीडर दैट E is equal to E naught sine of omega t is the applied EMF which is applied to this circuit which contains only inductor. There is no other element. हमने तीन तरह के एलिमेंट पढ़े, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो यहाँ पे ना तो रेजिस्टर है ना यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे ओनली इंडक्टर है। So we can write here that let an inductor is connected in this circuit whose inductance is L. The value of its inductance is L. तो जब भी इस इंडक्टर में से AC फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक बैक EMF मिलेगी। EMF जो हमने अप्लाई की है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। दिस अपोजिंग EMF एज पर लेंजेस लॉ, दिस EMF विल बी कॉल्ड बैक EMF। और ये बैक EMF कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस L इंटू di/dt। वी ऑलरेडी नो दिस बाय द नॉलेज ऑफ इंडक्टेंस। तो दिस बैक EMF विल ट्राई टू अपोज द अप्लाइड EMF। So what is the net instantaneous EMF now? At an instant, what is the EMF? कितनी होगी, जितनी EMF आपने अप्लाई की वो थी E और उसमें से ये हो गई कम, माइनस L di/dt. So this is the value of instantaneous EMF at any time. तो फिर से बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। कैन राइट हियर फ्रॉम किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या होना चाहिए, नेट इंस्टेंटेनियस EMF मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। दैट मीन E माइनस L इंटू di/dt, that must be equal to potential drop, that means I into R. In that case I into R will be 0. तो ये होना चाहिए। and what is E here, so E is equal to L di/dt। हम क्या करना चाहते हैं, हम तो करंट के लिए इक्वेशन यहां से निकालना चाहेंगे जिसको कंपेयर करेंगे वोल्टेज की इक्वेशन के साथ। तभी तो हमने फेजर्स में फेज एंगल डिसाइड करना है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E। सो आई शुड राइट हियर व्हाट इज di, क्योंकि हमें I निकालना है तो पहले di पे फोकस करिए। व्हाट इज di, तो di इज इक्वल टू E/L, दिस इज E/L इंटू dt। लेट अस पुट द वैल्यूज। सो di इज इक्वल टू व्हाट इज E, E is E naught sine of omega t and this is divided by L and into dt. By integrating this equation we can find current. So that gives you I and this is integration E naught sine of omega t dt divided by L. Let us solve this. That becomes I is equal to, this is E naught divided by L. This is integration sine of omega t
dt. And this becomes E naught by L. This is minus cos of omega t divided by omega. You know it well. Integration of sin omega t is cos omega t, and इस argument को differentiate करके divide भी करेंगे. So in the next step, minus sign is outside. This is E naught. Omega comes outside by omega L, and this is cos of omega t. करिए compare. यदि यहाँ पे साइन हो तो कंपैरिजन करना इजी काम हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल. कॉस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा. सो लेट अस राइट एज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. सो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. अब लग रहा है कि कंपेयर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन कुछ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर साइन नहीं है. इस माइनस साइन को खत्म करिए तो हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज करेंगे. साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. So if I take this minus sign inside, I can get E naught by omega L, and this is sine of, this is minus theta. इसको अंदर ले जाएंगे जैसे यहां पे किया था, तो pi by 2 minus omega t. So in the final step, we can get from here that I is equal to, this is E naught by omega L. मैं इसको फिलहाल I naught कह देता हूं. आगे लिख लेता हूं कि where I naught is equal to E naught divided by omega L. आगे चले, sin, and this is minus pi by 2, and minus into minus is plus. So I should write here omega t minus pi by 2. So this is the equation for current in this case when it is purely inductive circuit. तो इसकी डिस्कशन तो बाद में करते हैं. Let me write it here. I naught is equal to E naught by omega L. This is peak current whose value is this. हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है. यहां पे साइन ओमेगा टी और यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. यदि हम फेजर से इसको क्लियर करें, दिस इज अवर फेजर डायग्राम और ये है वोल्टेज फेजर, राइट. दिस इज ई नॉट. इसका एंगल होना चाहिए ओमेगा टी. एग्री. अब करंट का फेजर कहां पे ड्रॉ करना है? करंट है आई नॉट, उसका वैल्यू तो लेंथ उसका आई नॉट होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे 90 डिग्री के एंगल पे आपने पीछे आना है और उसका लेंथ कम रखना है. दिस इज आई नॉट. यानी वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल शुड बी पाई बाई 2. तो वोल्टेज के फेजर से आप 90 डिग्री पीछे आए. दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर दिस प्योरली इंडक्टिव सर्किट. तो यहां पे कौन लीड कर रहा है? यू कैन क्लियरली सी कि हेयर वोल्टेज लीड्स. आगे कौन है? आगे वोल्टेज है, एंड करंट लैग्स हेयर. तो करंट लैग्स एंड वोल्टेज लीड्स. वाई व्हाट एंगल? बाय 90 डिग्री. सो वी कैन से हेयर दैट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट voltage leads the current by 90 degree or by pi by 2. तो voltage leads the current. voltage आगे होगी. voltage आगे है इंडक्टिव सर्किट में. जहां पर भी आपको वोल्टेज करंट से 90 डिग्री के एंगल से आगे दिखती है, तो दिस इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट. और वोल्टेज आगे किसी और एंगल से होगी, दैट मीन ये सर्किट में इंडक्टर का रोल तो है. तो वोल्टेज का लीड करना इंडक्टर की प्रेजेंस को सिग्निफाई करता है. साथ में हम ग्राफ भी बनाएं, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए आप देखिए. ये है हमारी, मान लीजिए, वोल्टेज. तो वोल्टेज लीड कर रही है, दैट मीन वोल्टेज का मैक्सिमम पहले आएगा. तो इस टाइम पे वोल्टेज का मैक्सिमम आ जाता है, तो करंट का मैक्सिमम इसके बाद आएगा. सो दिस इज वोल्टेज टाइम ग्राफ. और यदि मैं करंट टाइम ग्राफ को भी यहां ड्रॉ करूं तो वो थोड़ा कम लेंथ रखेंगे, उसका कम होगा एम्पलीट्यूड. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. तो यहां से वो पहले तो यहां आएगा, यानी वोल्टेज का 0 अटेन हुआ था t0 पे, तो करंट का 0 अचीव आफ्टर सम टाइम हो रहा है. करंट का मैक्सिमम आ रहा है इस टाइम पे, तो वोल्टेज का मैक्सिमम पहले ही आ चुका है. वोल्टेज लीड कर रही है, इसलिए वोल्टेज ने अपना मैक्सिमम पहले ही अचीव किया है. तो करंट थोड़ा सा लेट है, करंट थोड़ा सा लैग कर रहा है. एंगल कितना है? 90 डिग्री. एग्जैक्टली 90 डिग्री है. पाई बाई 2 के बाद वो वैल्यूज यहां पे आ रही हैं. तो इस तरह से बनेगा हमारा ये करंट का ग्राफ. तो करंट इज लैगिंग हेयर बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2. तो ये है ग्राफ वोल्टेज का और ये है ग्राफ करंट का.
आप करंट के ग्राफ को डॉटेड कर्व से भी शो कर सकते हैं. सो दिस इज अवर करंट ग्राफ, और मेन ग्राफ जो थिक ग्राफ है दैट इज वोल्टेज ग्राफ. तो हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग हियर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2. दिस वाज ऑल रिगार्डिंग प्योरली इंडक्टिव सर्किट. और अब हम बात करते हैं ओमेगा एल की. हमने कहा था कि इस सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, आई नॉट इज ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आई नॉट कितना था, दैट वाज ई नॉट डिवाइडेड बाई आर. यानी यहां पे ओमेगा एल वही रोल प्ले कर रहा है जो वहां पे आर ने किया था. तो ये जो नॉन रेजिस्टिव ओरिजिन का कुछ एक फैक्टर आ रहा है, इसका रोल क्या है? दिस ऑफर्स ऑपोजिशन. किसको? हमारे इस सर्किट में जब ये एसी फ्लो कर रहा था तो उस एसी को इस इंडक्टर ने कुछ ऑपोजिशन दिया था, उसको इजिली फ्लो नहीं करने दिया था. सो दैट ऑपोजिशन विच इज ऑफर्ड बाय दिस इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी is called this omega L, whose name is reactance. Reactance एक नया नाम दिया हमने. Reactance is a name given to the opposition which is of non-resistive origin. तो ये reactance हुआ. और कौन सा reactance हुआ? जो इंडक्टर ने दिया, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस. हमें पता चल गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका सिंबल X के साथ एक छोटा सा L हो सकता है. If R is the symbol for resistance, X is the symbol for reactance. और सबस्क्रिप्ट में L लिखने से ये क्लियर हुआ कि ये इंडक्टर के केस का रिएक्टेंस है. तो XL is the inductive reactance and value of inductive reactance is this. This is omega L. तो XL का वैल्यू हुआ ओमेगा L. And what is inductive reactance? So inductive reactance is the opposition which is offered to the flow of AC by the inductor. And its symbol is XL, value is omega L. तो मैं इसको लिख लेता हूं. XL is equal to 2 pi into frequency. What is omega? 2 pi into frequency into L. तो गिवन केस में L भी कांस्टेंट है, 2 pi भी कांस्टेंट है, तो XL is proportional to F. तो यदि हम फ्रीक्वेंसी में और इंडक्टिव रिएक्टेंस में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज XL. व्हाट शुड द शेप ऑफ द ग्राफ? सो दैट ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना XL भी ज्यादा होगा. इस इक्वेशन से हम एक और बात की टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारे इस सर्किट में यदि एसी पास करता है या फिर इंडक्टर में से डीसी पास करता है, दोनों केस में किसको फ्लो करने में ज्यादा आसानी होगी. तो हम इसी इक्वेशन से आगे चलेंगे. वी नो दैट फॉर एसी फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. यू नो इट वेल. एंड व्हाट यू नो फॉर डीसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज 0. डीसी के लिए कितना फ्रीक्वेंसी है? 0. So what is the value of inductive reactance in case of DC? That will be equal to 2 pi into 0. This is 0. That means DC circuits में there is no inductive reactance. DC सर्किट में जब करंट पास करेगा इस इंडक्टर में से, in that case इसको कोई भी ऑपोजिशन नहीं मिलेगा, तो ये इजिली पास कर जाएगा. That means there is no opposition to DC. हम सेफली कह सकते हैं कि जब भी डीसी जाएगा किसी भी इंडक्टर में से, इन दैट केस इट विल फ्लो वेरी इजीली. क्यों? वी कैन शो मैथमेटिकली. लेकिन यदि एसी फ्लो करता है तो एसी को बैक ईएमएफ मिलता है. हमने पहले बात भी कही, इवन एसी पासिस थ्रू दिस इंडक्टर, बैक ईएमएफ होता है. और हमने कहा वो बैक ईएमएफ कितना होता है? दैट इज L टाइम्स di/dt एंड दैट ट्राइज टू अपोज द अप्लाइड ईएमएफ. सो ये जो बैक ईएमएफ, इसका कारण क्या है? XL इज इक्वल टू 2 into pi, और इंडिया में क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो into 50, एंड दिस इज L, this is 100 pi L. That means this is some finite value. So there is some finite inductive reactance in case of AC. So AC is opposed by the inductor. So it is difficult for AC to flow through the inductor. So this is all regarding the discussion on AC circuits containing inductor only. So before going into AC circuits containing capacitors only, हम एक बात और कर सकते हैं कि जो हमारे इंडक्टिव सर्किट्स है वहां पर IRMS का वैल्यू कितना होगा. सो IRMS कितना होता है हम ऑलरेडी जानते हैं. दिस इज I0 डिवाइडेड बाय √2. यदि हमारा ये सर्किट प्योरली इंडक्टिव है इस वाले केस में, सो इन दैट केस इट विल बी E0 बाय द रिएक्टेंस. रिएक्टेंस होगा ना, दिस इज ओमेगा L, दिस इज √2. क्लियर? हमने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव. यदि ये रेजिस्टिव सर्किट होता तो मैं लिखता I0 इज E0 बाई R, और क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है आई मस्ट राइट E0 बाई ओमेगा L.
And what is E naught by root 2? This is the value of ERMS, right? Divided by omega L, that is ERMS divided by omega L, that means this is XL. So this is the value of IRMS. So we can easily find RMS current in case of inductive circuit. This is RMS voltage divided by इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम बात करते हैं तीसरी तरह की एसी सर्किट की, दैट सर्किट विच कंटेन्स कैपेसिटर ओनली, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो हमने फिर से एक एसी का सोर्स लिया एंड नाउ दिस एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू सम कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की वर्किंग हमें पता है, द अप्लाइड ईएमएफ इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आप डायग्राम में इसको यहां मेंशन कर दिया करें एंड दिस इज आवर कैपेसिटर। तो जब भी एसी वोल्टेज का सोर्स कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ कनेक्ट होगा तो अल्टरनेट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी और एक कंटिन्यूअस लेकिन अल्टरनेट नेचर का करंट होगा, दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग द सर्किट। सो वी मस्ट राइट दैट लेट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज द अप्लाइड ईएमएफ। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन वोल्टेज का, और हमारा काम है कि अब हम इस डिस्कशन से करंट का इक्वेशन लिखेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन आगे है और कौन पीछे है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो यहां शुरू करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ से ही कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। सो वी कैन अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ एट एनी इंस्टेंट। So we must write here that any instantaneous voltage is equal to potential difference between the plates of the capacitor. Is it clear? This is the instantaneous value of the voltage. And what it is? This is potential difference between the plates of the capacitor. So should I write that here V, that is potential difference between the plates at any instant, is equal to E naught sine of omega t? You can write here what is this value. This is the potential difference between the plates of the capacitor at any instant. अब बात करते हैं कैपेसिटर की। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q है, so you know that Q is equal to CV. To differentiate the equation, we can find the current. So Q is CV, so we should write here Q is equal to C, and this is V. What is V? This is E naught sine of omega t. हमारा फोकस क्या है? We want to go to equation of current. तो इस इक्वेशन को करेंगे डिफरेंशिएट। दिस इज dq by dt, so that is giving you current, and this is d by dt of rate of change of c e naught sine of omega t. What is the equation of I here? I is equal to, this is c and e naught, they come outside, and this is d by dt of sine of omega t. Now what it is? I is equal to C E naught, and this is a cos of omega t into omega. Simple. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन और साथ में ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप इज, दिस इज ओमेगा, इसको बाहर ले आएंगे, C, एंड दिस इज E नॉट, एंड दिस इज cos ऑफ ओमेगा टी। इसको लिख लेते हैं हम I नॉट। तो ये हो गया I नॉट cos ऑफ ओमेगा टी। इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। विल राइट हियर कि वेयर ओमेगा C E नॉट इज इक्वल टू I नॉट। सो नाउ वी आर हैविंग द इक्वेशन फॉर I। इसको कंपेयर करें तो लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कंपैरिजन करना। यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, चेंज करना पड़ेगा, लेकिन एक चैलेंज है, ओमेगा टी को पॉजिटिव ही रखिएगा। या तो आप कॉस थीटा को लिख दीजिए क्या, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ थीटा पॉजिटिव है लेकिन यहाँ आपने थीटा को नेगेटिव कर दिया, तो ऐसे नहीं आ सकता। तो एक और ऑप्शन है कि हम 90 माइनस की जगह यदि 90 प्लस थीटा करते हैं, इन दैट केस इट इज पॉजिटिव। यस, दिस इज आल्सो परमिसिबल। वी कैन राइट हियर आई नॉट, दिस इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, सो पाई बाई 2 प्लस omega t. So in a more convenient form, we can write I is equal to I naught. This is sine of omega t plus pi by 2. So now it is very easy to compare the voltage equation with the current equation. This is equation number 1 and this is equation number 2. Is it clear? If we go for the phasor diagram for these two equations, phasor diagram for voltage and current, diagram कैसा बनेगा? पहले बात करेंगे हम voltage की। Say this is the voltage amplitude, peak value of voltage. This makes angle omega t with positive x-axis, right? अब I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. तो I का एंगल पॉजिटिव x-axis के साथ है ओमेगा t plus pi by 2।
ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे चलना है. So now this angle is pi by 2, right? And this is our I naught. So if this is the phasor for voltage, this is the phasor of current, and you can clearly see कि current phasor x axis के साथ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का एंगल बना रहा है. तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा है. इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट who leads? Current leads. Current leads in purely capacitive circuit and voltage lags. So we can sum up that in purely capacitive circuit, current leads the voltage by an angle of 90 degree by an angle of pi by 2. तो किसी भी सर्किट में यदि करंट 90 डिग्री से pi by 2 से लीड कर रहा हो, that is purely capacitive circuit. And what about the actual graph here? तो हम देख रहे हैं क्योंकि करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, करंट का मैक्सिमम पहले आ गया है, वोल्टेज का मैक्सिमम थोड़ा इसके बाद में जाएगा. सो वी कैन मार्क द पॉइंट्स हियर टू मेक द ग्राफ क्लियर. तो वी कैन सी कि वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है वो 90 का है, इसलिए वोल्टेज पाई बाई 2 एंगल के बाद अपना मैक्सिमम अचीव कर रही है. देन इट विल कम टू 0, then it will go to the maximum, and then again it will go to 0. So this is the graph between I and E when the circuit is purely capacitive. Purely capacitive circuit में करंट लीड करता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करती है, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों इन फेज होते हैं. अब बात रहेगी इस डिस्कशन की, तो यहां से इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे किया था उसी पैटर्न पे यहां पर अब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक एडजस्टमेंट. आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई व्हाट, ये तो मल्टीप्लाई है. तो यदि हमें 4 टाइम्स E लिखा हो, शुड आई राइट E डिवाइडेड बाई 1 बाई 4, एक ही मतलब है. तो यहां आई शुड राइट 1 बाय ओमेगा सी, राइट. और इस 1 बाई ओमेगा सी को ही कह दिया जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो दिस इज XC. सो व्हाट इज XC? XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस हियर whose value is equal to 1 by omega c. So what is capacitive reactance? जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस किया था बिल्कुल वैसा ही. So capacitive reactance is the opposition offered to the flow of AC through this capacitive circuit, and we can write here that XC is equal to 1 by what is omega? 2 pi f c. So XC is inversely proportional to frequency. So if we draw a graph between frequency and XC, the graph should be of this shape. This is hyperbola because this is inversely proportional. और यदि हम AC और DC के लिए कंपैरिजन करना चाहें कि कौन से करंट का फ्लो इजी है कैपेसिटर में से, तो हम क्या देखेंगे. पहले बात करते हैं AC की. यहां पर as we know XC is equal to 1 by 2 FC, और यहां पर भी as XC is equal to 1 by omega c, this is 1 by 2 pi f into c for DC because the frequency is 0. So 1 by 0 mean XC will be equal to infinite. What does it mean? Capacitor offers infinite reactance to the flow of DC. यानी जब DC किसी भी कैपेसिटर से जाने की कोशिश करता है तो उसमें फ्लो नहीं कर पाता. तो आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस की समझ है. आप जानते हैं कि DC को कैपेसिटर में से पास करना पॉसिबल नहीं है. दैट मीन कैपेसिटर ब्लॉक्स DC. कैपेसिटर ब्लॉक्स DC. ये बहुत बार रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स DC. यू कैन राइट लाइक दिस. लेकिन कैपेसिटर में से AC का जाना आसान काम है. उसका कारण क्या है कि दिस इज 1 by 2 FC, f is 50 Hz. So this is XC is equal to 1 by, this is 100 pi into C. This is some value. That means XC is finite. So ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, XC finite है. तो ऑपोजिशन तो मिलता है लेकिन बहुत नहीं मिलता. So AC can flow through the capacitor. So finally we can conclude that capacitor allows the flow of AC through it easily, but it blocks DC. जहां तक इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट्स की बात है, because they are of the nature of the resistance, so both are having SI unit as ohm. So ohm is the unit for R, ohm is a unit for XL, and ohm is a unit for XC.
So this is all regarding the types of AC circuits. तो आज हमें प्योर AC सर्किट्स की समझ आ गई है। अब यदि हम मिक्सिंग करते हैं, जैसे R और L की मिक्सिंग कर दें, तो उसमें क्या होने वाला है, L और C में क्या होने वाला है, CR में क्या होने वाला है, LCR में क्या होने वाला है, तो अब आपको उन सभी कॉम्बिनेशंस को समझना काफी आसान काम हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में एक नए कॉम्बिनेशन के साथ। आई होप द आइडिया इज क्लियर टू यू। प्लीज टेक केयर।